हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो आपके बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, ये बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक 2019 के हिंदी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। आपका बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक का क्वेश्चन आपके बिहार पैरामेडिकल के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कभी कभी जो बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक में पूछे गए क्वेश्चन डायरेक्ट बिहार पैरामेडिकल में पूछ दिए जाते हैं, और कभी बिहार पैरामेडिकल के क्वेश्चन जो आपके बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत मस्ट है। तो आज हम लोग हिंदी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलिए हमारे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा शब्द शुद्ध है अथवा कौन सा शब्द अशुद्ध है। ये इस प्रकार का क्वेश्चन हर साल आता है आपके एग्ज़ाम में। इस बार 2022 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, है ना। तो आपके 2023, ठीक है, बिहार पैरामेडिकल 2023 के एग्ज़ाम में भी ज़रूर पूछा जाएगा इस टाइप से क्वेश्चन। तो इसमें बोल रहा है कि आपको बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन 1 में दिया है ओजस्वी, बी में दिया है कृपा, सी में दिया स्मरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है नक्षत्र। तो चलिए सभी को बताइए कि इसमें से कौन सा शब्द जो है हमारा अशुद्ध है। तो वेरी गुड, क्या हो जाएगा हमारा ओजस्वी जो है, क्या हो जाएगा हमारा शब्द अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, ओजस्वी शब्द हमारा अशुद्ध है, तो इसको शुद्ध किस प्रकार से लिखेंगे? तो हम लोग इस प्रकार से ओजस्वी लिखते हैं। ठीक है, ये एक ही मात्रा होती है, ओजस्वी के ओ में दो मात्रा नहीं होती। तो बच्चों ओजस्वी का अर्थ क्या होता है? उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल या फिर प्रभावशाली। ठीक है, या फिर प्रभावशाली। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ओजस्वी का अर्थ हो गया। अगला हमारा कृपा। तो कृपा जो है हमारा शुद्ध शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो कृपा का अर्थ होता है अनुग्रह या फिर दया। ठीक है, कृपा का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह। ठीक है, अनुग्रह या फिर दया, क्या हो जाएगा हमारा कृपा का अर्थ। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन नंबर सी में दिया था स्मरण। ये भी हमारा शुद्ध शब्द है। स्मरण का मतलब क्या होता है? स्मृति। ठीक है, याद करने की जो क्षमता होती है उसी को स्मरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी में था हमारा नक्षत्र। नक्षत्र भी जो है ना, ये हमारा शुद्ध शब्द है। नक्षत्र किसको बोलते हैं? तो किसी तारा के समूह को। ठीक है, तारा के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा जा रहा है ना बच्चों आपसे कि कौन सा शब्द वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, इससे पहले जो था आपको बताना था कि कौन सा शब्द जो है अशुद्ध था। इसमें आपको बताना है कि 4 वाक्य में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन ए में दिया भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, बी में है मेरे तो प्राण निकल गए, सी में है आप अवश्य सुने होंगे और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। ठीक है, तो इसमें से हमको क्या बताना है कि कौन सा जो वाक्य है अशुद्ध है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए, ये भी शुद्ध वाक्य है। मेरे तो प्राण निकल गए, ये भी शुद्ध सब वाक्य है। ठीक है, और मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, ये भी हमारा 100% शुद्ध वाक्य है। तो ये आप अवश्य सुने होंगे। ठीक है, ये जो हमारा है आप अवश्य सुने होंगे हमारा वाक्य, ये जो है ये हमारा क्या है? अशुद्ध है। ठीक है, आप अवश्य सुने होंगे, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। और इसका शुद्ध क्या होगा? तो आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, सुना होगा, ये क्या हो गया? ये हमारा शुद्ध वाक्य हो गया कि आपने अवश्य सुना होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, हमको क्या बताना है कि कौन सा जो शब्द है हमारा परिणामवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन ए में है नीचे, बी में है अधिक, सी में है सदा और ऑप्शन नंबर डी में है अभी। तो हमको क्या बताना है इसमें कि परिणामवाचक क्रिया विशेषण क्या है। तो आप सभी ने क्रिया विशेषण पढ़ा है। क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे सिर्फ विशेषण बोलते हैं। तो क्रिया विशेषण पूछ रहा है, क्रिया विशेषण क्या होता है? सभी समझ गए कि जो क्रिया की विशेषता, ठीक है, जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताता है उसी को हम लोग क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यही हमको बताना है कि इन 4 शब्द में से कौन सा शब्द जो है हमारा क्रिया विशेषण है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अधिक। ठीक है, अधिक। ठीक है, अधिक जो है ये हमारा क्या है? तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण किसको कहेंगे? तो जो क्रिया विशेषण क्रिया के परिमाण, ठीक है, परिमाण या फिर मात्रा, ठीक है, परिमाण या फिर मात्रा का बोध कराते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें क्या होते हैं? अधिक, कम, ठीक है, कम, काफ़ी, बहुत, ठीक है, बहुत, कुछ, ठीक है, थोड़ा, ये सभी क्या कर रहा है? तो परिमाण बता रहा है ना, ये जो क्रिया है उसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करें नीचे की, तो ये नीचे क्या है? ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये नीचे क्या है हमारा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? जो क्रिया विशेषण स्थिति या फिर दिशा, ठीक है, जो स्थिति या फिर दिशा का बोध कराता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। जैसे बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, दूर, पास। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आप सभी बच्चों से पूछा जा रहा है ना कि कमर कसना का अर्थ है। ठीक है, कमर कसना एक मुहावरा है। इसका अर्थ है कम खाना, हिम्मत टूट जाना, काम करने को तैयार होना या फिर लड़ने को तैयार होना। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या बताना है? कमर कसना मुहावरे का अर्थ। ठीक है, तो कमर कसना का अर्थ क्या होता है? तैयार होना। ठीक है, तैयार होना, अर्थात काम करने को तैयार होना, लड़ने के लिए नहीं, काम करने के लिए तैयार हो जाओ, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि पारा मेडिकल का एग्ज़ाम, ठीक है, पारा मेडिकल का एग्ज़ाम हमारा क्या जल्द होगा, है ना, हमारा पारा मेडिकल का एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। तो सभी स्टूडेंट्स क्या कीजिए? तो अपने कमर कस लीजिए। ठीक है, सभी को अच्छा रिजल्ट्स लाना है ना, और अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है, और जो भी आपका फेवरेट मनपसंद कोर्स है वो करना है। क्या करेंगे हम लोग? कमर कस के पढ़ाई करेंगे। तो ये जो बच्चों आपका फॉर्म है ना, आपका अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से मई के बीच में आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल मई में आपका फॉर्म आ जाएगा, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से कि यह आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यह आश्रम का पर्यायवाची नहीं है, तो मतलब इसमें से कोई एक जो है ना हमारा आश्रम का पर्यायवाची नहीं है, और 3 है क्या हमारा आश्रम का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए में दिया मठ, बी में दिया विहार, सी में दिया है कुटी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कृषाणु। तो हमको क्या बताना है कि कौन सा जो है शब्द आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। तो वेरी गुड, कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा कृषाणु जो है यह हमारा आश्रम का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ये मठ, विहार और कुटी, ठीक है, ये तीनों क्या है? ये हमारे आश्रम के पर्यायवाची है। तो अब अगर कृषाणु हमारा आश्रम का पर्यायवाची नहीं है तो किसका पर्यायवाची है? तो कृषाणु हमारा किसका पर्यायवाची है? अग्नि या फिर आग का। ठीक है, ये अग्नि और आग का पर्यायवाची शब्द है क्या? तो हमारा कृषाणु। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शाश्वत का विलोम है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या बताना है कि शाश्वत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया संपन्न, बी में है नूतन, सी में है नश्वर, और ऑप्शन नंबर डी में है गमन। तो हमको बताना है शाश्वत का विलोम शब्द। ठीक है, शाश्वत का क्या? विलोम शब्द अर्थात उल्टा शब्द। ठीक है, या फिर विपरीतार्थक शब्द भी जिसको बोलते हैं ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि शाश्वत का अर्थ क्या होता है। तो शाश्वत का अर्थ क्या होता है? सदा रहने वाला। ठीक है, सदा रहने वाला। तो यहाँ पर हमारा शाश्वत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नश्वर। ठीक है, नश्वर का अर्थ क्या होता है? नाश होने वाला। और शाश्वत का अर्थ क्या होता है हमारा? सदा रहने वाला। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट है संपन्न। ठीक है, तो संपन्न मतलब क्या होता है? धनवान, है ना, धनवान, अमीर। तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो हमारा संपन्न का विलोम शब्द हमारा क्या होता है? विपन्न। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नूतन। तो नूतन का अर्थ क्या हो गया? नया। ठीक है, नया हो गया। तो नूतन का क्या हो जाएगा विलोम शब्द हमारा? पुरातन। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुरातन अथवा पुराना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गमन।
ठीक है। गमन मतलब क्या होता है? जाना, है ना। गमन मतलब क्या होता है बच्चों? जाना। तो गमन का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? आगमन। ठीक है, आगमन मतलब आना। ठीक है, तो सभी को क्लियर है ये? तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो सभी को समझ में आ रहा है? मन लगा के पढ़िए क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत टफ होते जा रहा है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि कौन सा शब्द यन संधि दर्शाता है ना। तो हमको यहाँ पर क्या बताना है कि कौन सा जो शब्द है वो यन संधि। ऑप्शन ए में दिया प्रत्येक, बी में दिया सदैव, सी में दिया नायिका और ऑप्शन नंबर डी में है रमेश। हमको क्या बताना है कि कौन सा शब्द जो है हमारा यन संधि है। यन संधि बताने से पहले हमको क्या समझना होगा कि यन संधि कहते किसको है ना। तो यन संधि किसको कहते हैं बच्चों? जिस शब्द के बीचों बीच य अथवा व हो, ठीक है, य अथवा व हो और उससे पहले क्या हो? आधा वर्ण। ठीक है, आधा वर्ण हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यन संधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक में क्या हमारा य है और य से पहले आधा वर्ण तो है, तो ये प्रत्येक क्या है हमारा? यन संधि का उदाहरण है। ठीक है, ये प्रत्येक क्या है? तो ये प्रत्येक हमारा यन संधि का उदाहरण है। अब बच्चों ये सदैव, तो सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो वृद्धि संधि का उदाहरण है। ठीक है, वृद्धि संधि का। तो वृद्धि संधि किसको कहते हैं? जब शब्द के बीचों बीच अ, ठीक है, अ अथवा ए की मात्रा हो। ठीक है, अ अथवा ए की मात्रा हो तो ये क्या होता है? हमारा वृद्धि संधि होता है। ठीक है, सदैव में देखिए ए की मात्रा है तो ये सदैव क्या है? ये सदैव हमारा वृद्धि संधि है। अब बात करें नायिका, ठीक है, तो नायिका हमारा क्या है? अयादी संधि है। ठीक है, नायिका हमारा क्या है? अयादी संधि है। अयादी संधि किसको बोलते हैं? जब शब्द के बीचों बीच य अथवा व होता है। ठीक है, य अथवा व होता है तो क्या होता है? ये हमारा अयादी संधि होता है और य व से पहले आधा वर्ण होता है तो वो क्या होता है हमारा? वृद्धि संधि। य व से पहले आधा वर्ण होता है तो वो क्या होता है हमारा? यन संधि। ठीक है, अब है हमारा ऑप्शन नंबर डी में रमेश। तो रमेश कौन सा संधि का उदाहरण है? तो हमारा गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, कैसे आइए समझते हैं। गुण संधि का क्या है हमारा परिभाषा कि जब शब्द के बीचों बीच ए अथवा ओ आए तो क्या होता है हमारा? गुण संधि। तो रमेश में हमारा ए है, देखिए ए है तो ये रमेश क्या हो गया हमारा? गुण संधि। ठीक है, तो सभी को ये क्लियर है। संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो संधि आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है समास से। ये भी आपका मोस्ट वी आई है। अगर आप साइंस में कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो आप कंफर्म नहीं रहते हो कि उस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि साइंस में आपका 11th और 12th पूरा होल सिलेबस से क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हिंदी में अगर आप पूरा समास अच्छे से कर लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन कंफर्म बना के आएंगे और आपका 5 मार्क्स हो जाएगा, इवन कभी कभी 2 भी। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा समास। तो क्या है किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि किस शब्द में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन ए में है आमरण, बी में है गरामगत, सी में है पंकज और ऑप्शन नंबर डी में है गजानन। ठीक है, तो हमको बताना है कि किस शब्द में जो है बहुव्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी गजानन। गजानन में क्या है? तो हमारा बहुव्रीहि समास है। तो आइए देख लेते हैं कि हम लोग बहुव्रीहि समास किसको बोलेंगे। तो बहुव्रीहि समास किसको बोलते हैं? जिस शब्द में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है। यहाँ क्या होता है? तो 2 पद मिलकर तीसरा पद बना देता है और वो तीसरा पद हमारा क्या होता है? प्रधान। जैसे गजानन, तो गजानन में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं। यहाँ पर कौन सा पद प्रधान? तो गजानन का अर्थ क्या होता है? गणेश। ठीक है, यहाँ पर भगवान गणेश की प्रधानता है, इसलिए क्या है? गजानन हमारा बहुव्रीहि समास है। गज के समान जिसका आनन है, मुख है, उसी को क्या बोलते हैं? गजानन। ठीक है, तो हमारा आमरण है। तो आमरण में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हमारा आमरण में अव्ययी भाव समास है। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है ना?
अव्ययी भाव समास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो, ठीक है, अगर शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वो क्या होता है हमारा अव्ययी भाव समास। ये आ क्या है, ये आ हमारा उपसर्ग है मरण शब्द में, तो ये आमरण क्या हमारा बहुव्रीहि समास है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रामगत। तो ये ग्रामगत हमारा कौन सा समास का उदाहरण है, तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण। ग्रामगत अर्थात ग्राम को गत, ठीक है, ग्राम को गत। यहाँ पे को क्या है, कारक चिन्ह है, और जब कारक चिन्ह आता है तो वो कौन सा समास हो जाता है ना, वो हमारा क्या हो जाता है, तत्पुरुष समास। हम लोगों ने तत्पुरुष समास में पढ़ा था ना कि इसमें जो है दोनों पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पंकज, ठीक है। तो पंकज भी हमारा क्या है, बहुव्रीहि समास है। क्यों, क्योंकि पंकज का भी अर्थ क्या है, कमल है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया, और गजानन तो बताया ही था कि बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो सभी को क्लियर है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों है, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द आपको बताना है। दूर, परोक्ष, पुराना और निष्पक्ष, इसमें ऑप्शन दिए हुए। तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है, जो आँख के सामने पर हो, ठीक है, जो हमारे आँख के सामने हो उसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, ठीक है। इसका विलोम क्या हो जाएगा हमारा, परोक्ष, ठीक है, अर्थात जो आँख के सामने ना हो, है ना। कहते हैं ना प्रत्यक्ष प्रमाण, सामने में जो प्रमाण देते हैं, परोक्ष अर्थात जो सामने में ना हो, ठीक है। अब आता है हमारा दूर। तो दूर का क्या हो जाएगा हमारा विलोम, पास हो जाएगा। पुराना, तो पुराना का क्या हो जाएगा, नया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, निष्पक्ष। तो निष्पक्ष का अर्थात क्या होता है, बिना पक्ष के, बिना पक्षपाती, ठीक है, बिना पक्षपाती। तो इसका क्या हो जाएगा, पक्षपाती, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा, पक्षपाती। निष्पक्ष का विलोम क्या हो जाएगा हमारा, पक्षपाती, ठीक है। निष्पक्ष मतलब क्या होता है, बिना पक्ष का, मतलब जो किसी के साइड नहीं हो। पक्षपाती मतलब जो किसी एक का साइड हो, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक में 2019 का हिंदी में पूछा गया ये लास्ट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए में दिया ठहराना, आना, बी में दिया रोना, सी में दिया टूटना, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गिरना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, टूटना जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये टूटना क्या है, सकर्मक क्रिया है, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ठीक है। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये क्रिया के दो भेद हैं। इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं अभी आपको अच्छे से समझा देती हूँ सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ताकि आगे जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो, ओके। तो बच्चों सकर्मक क्रिया समझते हैं हम लोग सबसे पहले। तो सकर्मक क्रिया किसको कहेंगे, तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, इसमें क्या होता है सकर्मक क्रिया में, क्रिया का प्रभाव क्या होता है, तो हमारा कर्म पर पड़ता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया, है ना। मतलब जिस क्रिया का कर्म होता है, मतलब जिस क्रिया में कर्म हो उसको हम लोग सकर्मक कहेंगे। और अकर्मक किसको कहते हैं, तो जिस क्रिया का फल, है ना, मतलब जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़े, ठीक है, कर्म पर न पड़े, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जिस क्रिया का कर्म नहीं हो उसी को अकर्मक बोलते हैं। तो अब इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे मैं बोली कि हिमांशु संतरा खाता है ना, हिमांशु संतरा खाता है, ठीक है, संतरा खाता है, तो ये खाता है हमारा क्रिया है। तो अगर हम लोग कहेंगे हिमांशु क्या खाता है, तो हिमांशु हमारा क्या खाता है, संतरा खाता है। हिमांशु किसको खाता है, तो हिमांशु किसको खाता है, संतरा को खाता है। अर्थात अगर क्या और किसको लगाने पर जवाब हमारा आता है, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा सकर्मक क्रिया होता है। वहीं क्या और किसको लगाने पर अगर उत्तर नहीं आता है तो क्या हो जाता है हमारा अकर्मक क्रिया। जैसे मैं बोलूँ बच्ची रोज रोती है, ठीक है ना, बच्ची जो है क्या करती है, रोज रोती है, रोज रोती है। तो अगर मैं बोलूँ बच्ची क्या रोती है या फिर बच्ची किसको रोती है, तो कोई ऑप्शन आएगा नहीं ना आएगा, कोई मतलब
उत्तर आएगा? नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पर क्या है, कर्म नहीं है। तो जहाँ कर्म ना हो वो क्या होता है, हमारा अकर्मक, और जहाँ कर्म होता है वो हमारा क्या होता है, सकर्मक। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो आज के क्लास में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।